बहुत बहुत स्वागत है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 17वां दिन और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 1857 की क्रांति। तो जैसे कि हम लोग अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, जो कि आगामी इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम या यूपीपीएससी आर ओ एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। तो अगर आप हमारे साथ बने हैं तो काफ़ी सारा पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसे कि हिस्ट्री का काफ़ी कुछ अब होने वाला है, लगभग हमारा हो चुका है। जैसे कि हमने जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत ख़त्म कर चुके हैं। 6-7 और क्लासेस में हम अपना जो हमारा आधुनिक भारत चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वोकेबलरी हम लोग एंटोनिम्स सिनोनिम्स ख़त्म कर चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकेबलरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हम कवर कर रहे हैं उसको धीरे धीरे। और कंप्यूटर जो है अभी हमने कल से शुरू किया था, तो इसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी मैं आपको उसका सोर्स दिखा दूंगा कहाँ से आपको पढ़ना है। और काफ़ी ठीक है, वो अच्छा है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज हमें जो है पहली चीज़ है टाइपिंग करनी है 1 से 2 घंटा। आप कोशिश करिए, अगर आपकी स्पीड 30 से कम है, 30 वर्ड पर मिनट से, तो आप प्लीज़ जो है 1 घंटे से 2 घंटा करिए अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए आपका। और दूसरी चीज़ है कि इंग्लिश वोकैबलरी में जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कल हमने शुरू किया था, ए और बी करे, तो ए और बी ही हम आज भी करेंगे। तो उसे हम और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। और साथ में इडियम और फ्रेजेस में ओपीक्यू हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा है एक्चुअली, तो इसे कवर करेंगे आज फिर से। और कल हम इसे जो है दूसरा, कल से हम दूसरा करेंगे। फिर आता है वर्ब। वर्ब हमने आज शुरू करना है, कल हमने पढ़ लिया था एडजेक्टिव, और आज हम वर्ब करेंगे 2 दिन और वर्ब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है अगर आप इंग्लिश में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है रोज़ रोज़। तो फ्री इंग्लिश फ्री टेस्ट हो रहा है, जिसको आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। हमारे ग्रुप में को फ्री में ज्वाइन कर कर नीचे लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पे जाकर आप फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है हिंदी वोकैबलरी, इंग्लिश से जो भी न्यूज़पेपर रहता है उससे जो है वोकैबलरी भी रहती है इस टेस्ट में, तो आप उसको लगाएंगे तो आपको जो भी वोकैबलरी जो यूज़ हो रही है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में यूज़ हो रही है, और या जो है इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आती है, उसको भी आप लगा पाएंगे। तो ओवरऑल जो है आपका एक मतलब अच्छा तैयारी हो सकती है इंग्लिश में, अगर आप रोज़ क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो 60 दिन के अंदर आप आराम से 1200 से 1500 क्वेश्चन लगा चुके होंगे, जो कि बहुत अच्छा एक आप कह सकते हैं एक अटेम्प्ट होगा आपका इंग्लिश में। अगर आप इस तरीके से प्रयास क्वेश्चन का लगा रहे हो, तो क्वेश्चन लगाना हो गया, आप खुद भी तो पढ़ेंगे, तो काफ़ी अच्छा तैयारी कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे आधुनिक भारत 1857 की क्रांति। उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि लूसेंट की कंप्यूटर की बुक हम इसको फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। तो आप अगर चाहें तो जो भी आप बुक आपके पास हो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। पर आज जो है हम इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस हैं उनके बारे में और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो कई सारी मेमोरीज होती हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो आज हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है उसमें से। और इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसका ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली क्या है, चैप्टर तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पर इसके अंदर क्वेश्चंस दिए हैं खूब सारे अच्छे अच्छे। तो आप उन क्वेश्चंस को लगाइए, और पिछले जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बारे में भी दिया होगा, उन क्वेश्चंस के बारे में। तो काफ़ी अच्छा कवरेज है इस बुक का, इसलिए मैंने इस बुक को मतलब रिकमेंड करूँगा। तो आप इस बुक को कर सकते हैं, यहाँ से पढ़िए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा आधुनिक भारत में बेसिकली कहाँ तक हम कर चुके थे, तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस, मतलब जो यूरोपियन थे उनका आगमन हो चुका था। हमने देख लिया मुगल्स का कैसे पतन हुआ, कौन कौन से उसमें राजा आए थे, एक्सपेंशन किस तरीके से हुए, कौन कौन से युद्ध हुए जो हमने पिछले अपने क्लासेस में देखा था। और ब्रिटिशर्स की कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वित्तीय पॉलिसीज़ रहीं, जो कि भारत में जिस प्रकार से उन्होंने जो है अपना कर जो था एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम जो लेके आए थे, या भूमि कर जो लेके आए थे, वो किस तरह के थे, कितने तरह के थे, और कौन कौन लेके आए, ये सारा हम क्लासेस में पिछली बार देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति, और फिर हम धीरे धीरे अपना ये कंप्लीट कर लेंगे पूरा। कुछ आखिरी में जो चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, है ना, उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे, है ना। जिस प्रकार से उन्होंने जो अलग अलग राजवाड़ों के साथ जो पॉलिसी रखी, या अलग अलग जो जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रिन और सब्सिडरी अलायंस, ये सब हम लोग एक वीडियो और देखेंगे बाद में आखिरी में। तो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नर जनरल कौन कौन से है, और एक्ट्स। तो ये सब अभी चीज़ें अभी बस कंप्लीट, लगभग हम लोग जो है इसको 6-7 वीडियोज़ के अंदर जो है दिन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ताकि आप छोटी ही समय में, कम समय में जो है काफ़ी कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा एक फुल टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जो 15 फरवरी से हमने शुरू करी है, जो कि आगामी परीक्षा को देखते हुए बनाई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट
ARO को। तो अगर आप चाहें तो इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। जो है सीरीज़ के बारे में आपको कितना फ़ीस है, क्या है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक हमारा प्रयास स्टडी ग्रुप है, अगर आपको पढ़ाई करने में दिक्कत होती है या जो है आप कंटिन्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं या जो है आपका सीक्वेंस टूट जाता है और पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं हो पाता, और आप ऐसा ग्रुप चाहते हैं जहाँ पे पढ़ाई हो अच्छे से, आपको दिखे कि हाँ मोटिवेटेड लोग हैं, और रोज़ अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, रोज़ अपनी तैयारी को ट्रैक करना चाहते हैं, रोज़ एनालाइज करना चाहते हैं और अच्छे से एकदम मजबूत तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्रयास पेड स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक है, वो क्या है, बेसिकली 1857 क्रांति है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं। पहला चीज़ है कि रिवोल्ट कर जो जो क्रांति हुई उसका कारण क्या था। दूसरा, कहाँ कहाँ वो क्रांति किस किस एरिया में हुई, उससे कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, कौन कौन से वो एरिया या रीजन या शहर से जुड़े हुए थे, या कौन से प्रांत से वो लोग जुड़े हुए थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी तो वो झांसी से थी, इस तरीके से कई सारे और भी थे। तो अभी हम उन सबको देखेंगे बेसिकली। और कौन कौन से जो थे इसमें अंग्रेजी जनरल्स थे जिन्होंने लड़ाई करी, जो इम्पोर्टेंट है कुछ उसमें से। और आखिरी में इनका क्या कंक्लूजन निकला कि लड़ाई का मतलब क्या आखिरी में फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, या क्या उसको आगे जो है भारत की क्रांति में उसका किस प्रकार से उपयोग है। तो वो सारी हम चीज़ देखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ज़्यादा परेशानी होना है इसको देख के, मैं जहाँ जहाँ दिखाऊंगा वहाँ देखिए। ठीक है, तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसके बारे में एक बैकग्राउंड समझना पहले ज़रूरी है कि आखिर ये हुआ क्यों। तो हो क्या रहा था कि 1857 से पहले, यानी कि ब्रिटिशर्स, यानी कि 1765, जब से बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, और 65 से जो नीतियाँ शुरू करी और 1857 तक भारत में पूरी तरीके से जो था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, चाहे वो वित्तीय हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह की हो, बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ चुकी थी। तो उनको ही उनकी ही वजह से जो है कि 1857 में ये जो आप कह सकते हैं गुस्सा था लोगों का, ये फट पड़ा। तो सबसे पहला जो चीज़ थी वो कि हम देखते थे कि ये जो अंग्रेज थे बेसिकली, ये अपना जो ट्रेड कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे, उसमें अधिकतम लाभ ही चाहते थे, जिसकी वजह से जो था हमारा पूरा पूरा उद्योग खराब हो गया। हमारी कृषि जो थी उसके ऊपर लोगों की निर्भरता बढ़ गई, और कृषि में भी उन्होंने कर लगा रखा था, जिसकी वजह से लोगों को गरीबी और भुखमरी का सामना करना पड़ा। जिसमें बीच में 1700 1800 का जब शुरुआत होती है, तो जो है एक तरीके से एक मतलब आप जैसे अकाल भी पड़ता है और बहुत सारे लोगों की जान जाती है उसमें। साथ ही साथ अंग्रेज बहुत सारी लड़ाइयाँ कर रहे थे, और जो है बहुत सारे लोगों की और जान मान की हानि बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी, और 1813 के बाद से, जब से जो है एक औद्योगिकरण का युग आया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जो था अपने यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई, तो भारत से जो था बिल्कुल कच्चा माल जितना भी था वो भारत से लिया जाता था, परंतु यहाँ पे आके उनको तैयार माल यहाँ पे बेचते थे, जिसकी वजह से हमारी सारी जितने औद्योगिक थे, और जितने भी औद्योगिक थे, चाहे हस्त उद्योग था या जो भी जैसा भी उद्योग था, वो हमारे सारे नष्ट हो गए। तो इस तरीके से भारत जो था एक तरीके से गरीब बन गया, और सारा का सारा यहाँ का पैसा लेके ये लोग कहाँ ले जाने लगे, अंग्रेज फ़ॉरेन ले जाने लगे, मतलब अपने देश ले जाने लगे, और लड़ाइयों में यूज़ करने लगे, अपने खर्चों में यूज़ करने लगे, और देश का कोई भी भला नहीं कर रहे थे। तो यहाँ का आदमी क्या होता रहा था, गरीब होता जा रहा था, पिछड़ा होता जा रहा था, और बहुत ज़्यादा परेशान था। तो ये एक जो था मतलब एक मैंने आपको एक बैकग्राउंड समझा दिया। अब इसके कुछ मुख्य रीज़न्स हैं जिनको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला रीज़न है राजनीतिक कारण, जिसकी वजह से क्रांति शुरू हुई। ठीक है, ये जो क्रांति हुई इसका पहला कारण था राजनीतिक कारण। तो अगर कोई बोले क्या राजनीतिक कारण थे, तो सबसे पहली चीज़ तो हुई वेलेस्ली जो आया था। वेलेस्ली एक हमारा इसका जो था एक गवर्नर जनरल था, जो कि जो था आपका 1790 के आसपास आता है, और जो है ये क्या लेके आता है, सब्सिडरी अलायंस लेके आता है, यानी कि सहायक अलायंस। ठीक है, तो ये जो था ना सहायक अलायंस, ये बेसिकली जो है आपका एक तरीके से इसके आने की वजह से क्या हुआ था कि जो भी राज्य इसको लागू करते थे, वहाँ पे अंग्रेज जो थे अपना हस्तक्षेप करते थे उनके दरबार में, क्या और राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, वहाँ पे अपनी सेना रखते थे, उनकी सेना को हटा देते थे, किसी से वो बात मतलब किसी और राजा से संधि नहीं कर सकता वहाँ का राजा, है ना, इस तरीके से। और वहाँ का जो वहाँ पे उनका एक मतलब अंग्रेज़ों का एक जनरल और एक ऑफिसर वहाँ पे रहता ही रहता था, उनके दरबार में सारी चीज़ों का ध्यान रखता था। तो एक तरीके से बहुत हस्तक्षेप था, तो पूरी तरीके से आप समझ लीजिए पावर इनके हाथ में थी, है ना, ये जो सहायक अलायंस करके ये लोग लेके आए थे। दूसरी चीज़ थी डलहौजी बाद में लेके आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यपगत सिद्धांत। इसमें क्या होता था कि अगर आप एक राजा हैं और आपका पुत्र जो है नहीं हुआ और आपने किसी को गोद लिया है, तो आपका उस गोद लिए पुत्र को जो है राजा नहीं माना जाएगा, और आपकी सारी संपत्ति को हड़प लिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो थे राजवाड़े थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी, और इसलिए जो था उन लोगों की जो है संपत्ति को हड़प लिया गया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी जगह थी।
तो पहली चीज़ था कि ये जो था आपका जो ये व्यक्तिगत सिद्धांत, ये कहाँ पे लागू किया गया? तो सतारा में सबसे पहले लागू किया गया। सतारा एक जगह है, आपको पता है, मैंने बताया था पूना से रिलेटेड है, मतलब मराठा राजवंश से रिलेटेड है ना? तो सतारा में वहाँ पे किया गया था। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर में। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है और सीक्वेंस भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे आखिरी में अवध में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अवध के पहले झांसी में किया गया था, उसके बीच में करौली में किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक लाइन ही में है। जैसे कि झांसी है, ये देखिए यहाँ पे अवध है एरिया, यहीं पे ही करौली, और करौली भी इसी एरिया में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैं थोड़ा याद कराने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये पीछे से याद हो गया आपको। अब उदयपुर, बाग उदयपुर आपका कहाँ पर है? ये राजस्थान में है उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर जो आपका इस तरफ है कहीं पे, ठीक है, इधर। तो उदयपुर हो गया, और फिर आपका कौन सा है कि बागट, जैतपुर, संबलपुर और सतारा। तो इस तरीके से इन्होंने जो था ये किया था। तो आपको मैंने मुख्य मुख्य नाम बता दिए, थोड़ा याद रखेंगे आप इसको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? पेशवा का जुनून बिठोर में रुक गया। ये क्या मैंने लिखा हुआ है? एनीवेज, कभी कभी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि ओके, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया था? जुनून नहीं था यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, जो पेशवा था उसको पेंशन दी जाती थी, है ना? तो जो पेंशन थी पेशवा की, वो जो थी, इन्होंने जो जो बिठूर में जिसको बिठूर में भेजा गया था, आपको मैंने बताया था ना, जब मराठास की आखिरी वॉर हुई थी, आखिरी लड़ाई हुई थी, तो पेशवा को जो था इन्होंने बिठूर में भेज दिया था और उसको पेंशन दे दी थी कि अब तुम्हें पेंशन मिलेगी। अब वो पेंशन भी इन्होंने बंद कर दी। तो यहाँ पे भी इसकी वजह से भी गुस्सा था पेशवा। और कुषाण और अवध संकलन, मतलब जो अवध था उसको जो था एक तरीके से इन्होंने क्या कर लिया था? एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो कुशासन की वजह से, सॉरी कुषाण में बोल रहा था, कुशासन की वजह से अवध को जो था एक तरह से एनेक्स, मतलब अवध की जो पूरा राज्य था उसको इन्होंने हड़प लिया था। यहाँ पे मैंने दिखाया ना आपको, अवध 1856। तो ऐसे तो बहुत जगह को लिया गया, अवध का क्यों लिखा है? क्योंकि अवध जो था वो बेसिकली यहाँ मुख्य ये जो था एरिया था, यहाँ पे दिल्ली से लेके अवध और इस तरह जहाँ पे क्रांति हुई थी, इसलिए अवध का नाम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या है, बाद में क्या आता है कि यहाँ पे स्लीमेन और आउट्राम रिपोर्ट। देखिए होता क्या है कि जो ये होता है आपका डलहौजी जो होता है, दो लोग को यहाँ पे भेजता है, स्लीमन को और आउटरम को। और ये दोनों क्या करते थे? वहाँ पे रहते थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि वहाँ पे एक तरह का सब्सिडरी अलायंस था। तो जो अवध था वो सब्सिडरी अलायंस कब लेके आया था? ये तो इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। सब्सिडरी अलायंस लेके आया था 1801 में। पर एक तरीके से देखा जाए तो 1765 में ही वो जो थे डॉक्ट्रिन अपना वो लेके आ गए थे, मतलब क्या बोलते हैं, सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक अलायंस। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया। बाद में जो था हेनरी लॉरेंस जो था उसको वहाँ पे अवध का रेजेंट बनाया गया, जब यहाँ पे इसको हड़प लिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने आपको समझा दिया है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है? तो अब क्या था? दूसरा था प्रशासनिक रीजन। प्रशासनिक रीजन क्या थे? कई सारे रीजन थे, जैसे सेना में भेदभाव, कानून में भेदभाव था, है ना? मुगलों और अवध को अब बोल दिया गया था कि अब आपकी ज़मीन ले ली जाएगी। मुगलों को तो ये तक बोल दिया गया था कि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, उनके बाद जो भी राजा होगा उसको राजा नहीं माना जाएगा, प्रिंस माना जाएगा, है ना उनको। तो इस तरीके से तंजौर और जो कर्नाटक का एरिया था, हमने पिछली बार पढ़ा था, तंजौर जो आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में। और जो कर्नाटक का एरिया था जिसमें हम पिछली बार देख रहे थे ना, निज़ाम के पास सेरा एरिया, उसके राजाओं को कह दिया कि अब आपकी उपाधियां समाप्त कर दी जाएंगी, आपको राजा नहीं बोला जाएगा। तो ये भी सब रीज़न थे, प्रशासनिक रीज़न, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। धार्मिक रूपांतरण, मतलब धार्मिक रूप पे जो, मतलब रिलीजन के बेसिस पे जो था, उनको जो है एक तरीके से उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, लोगों को प्रेस किया जाता था, लोगों को जो है फोर्स किया जाता था। फिर अकाल और कोई मदद नहीं थी, तो अकाल हो गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फिर सोशियो और रिलीजियस फैक्टर, मतलब सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे, समाज में क्या प्रॉब्लम देख रहे थे। तो एक तरीके से अंग्रेज जो थे ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, नस्लीय अपने आप को सुपीरियर समझते थे, कहते थे हम अंग्रेज़ हैं, हम ज़्यादा ऊंचे हैं भारतीयों से। तो और यहाँ की संस्कृति को रूढ़िवादी समझते थे, पिछड़ा समझते थे, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते थे, हमारे धर्म को पिछड़ा समझते थे। तो लोगों में ना आपको हीन भावना पैदा कर दी उन्होंने एक तरीके से लोगों को यहाँ पे। फिर ईसाइयों में जो परिवर्तित होते थे, यहाँ पे ईसाइयों का भी दखल ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तो ईसाइयों में जो लोग कन्वर्ट होते थे, या जो अपने आप को परिवर्तित करते थे धर्म को, तो उनको क्या करते थे? पहले क्या था कि अगर धर्म को परिवर्तन करते थे तो संपत्ति से निकाल दिया जाता। इन्होंने एक लॉ लेके आ गई, अपना कानून लेके आ गए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी जो भी संपत्ति होगी आपको मिलेगी। तो इससे क्या हुआ? लोगों ने सोचा चलो ईसाई बनते हैं ना, इस तरीके प्रेरणा दे रहे हैं उनको कि ईसाई बनो। फिर सती पे रोक लगा दी इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह। देखिए ये चीज़ ठीक थी, परंतु चक्कर क्या था कि यहाँ अगर मान लीजिए आपके समाज में बहुत समय से कोई चीज़ चली आ रही है, तो लोग उसको सही मानते हैं, है ना? है नहीं सही है, परंतु सही मानते हैं। और जब इसको कोई हटाएगा तो गुस्सा, लोगों को ना चेंज नहीं चाहिए, धर्म से कोई छेड़छाड़ ना करे। आज भी टाइम में देखिए आप, ज़्यादा कोई धर्म के बारे में कुछ बोलता है तो तुरंत उस पर मतलब शुरू हो जाता है, ट्विटर वॉर शुरू हो जाती है, ट्रोल शुरू हो जाता है। तो धर्म पे नहीं बोलना है,
है ना। और ये क्या कर रहे थे, धर्म को पूरी तरीके से मतलब छेड़ रहे थे। और यहाँ पे क्या था, पश्चिमी शिक्षा को भारतीय शिक्षा के सामने जो है ज़्यादा उत्तीर्ण मानते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर आ जाते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण मैंने आपको बता दिया कि औद्योगिकरण के बाद जो है इन्होंने एक तरीके से किसानों का जो है शोषण करना शुरू करा। और जो है दो चीज़ें करी हैं इन्होंने, देखिए ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें थी। पहली चीज़ क्या थी, इन्होंने एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ को तो ख़त्म ही कर दिया, यहाँ का जो उद्योग था। दूसरा क्या किया, जो किसान उद्योग ख़त्म हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, है ना। यानी कि व्यापार का विघटन हो गया, औद्योगिक विघटन हो गया। अब क्या हुआ कि लोग जो थे वो चल गए कहाँ पे, किसानी करने चले गए। तो वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा कर लगा दिया। तो एक तरीके से दोनों तरफ से लोगों को बहुत मार पड़ी, मतलब एक तो उनका उद्योग भी खत्म कर दिया, दूसरी तरफ किसान में बहुत ज़्यादा कर भी लगा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर दी। और क्या कर दिया, उनको ऋणों में फंसा दिया, यहाँ पे आर्थिक में रीजन में ऋण में आ जाएगा। ठीक है, फिर सैन्य कारण क्या थे, नस्लीय भेदभाव था, है ना। आप ज़्यादा ज़्यादा अगर आप भारतीय हैं तो आप सूबेदार की पोस्ट तक जा सकते थे, है ना। आर्मी होता है ना, उसमें कई सारी पोस्ट होती हैं, तो सूबेदार की एक पोस्ट होती है बीच में कहीं आती है, वहाँ पे आप जा सकते थे, बस वहाँ तक, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, अफसर नहीं बन सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे जो था नस्लीय भेदभाव था। और सेना भर्ती अधिनियम एक लेके आए थे लोग। उसके अंदर क्या था कि अगर मान लीजिए आपने सेना में भर्ती होना है तो आपको सेना के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए बीच में क्या हुआ था कि इन्होंने बोला कि अपने सैनिकों को कि जाओ बर्मा जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इंडिया है ना, ये तो यहाँ पे समुद्र है, समुद्र इधर, तो इधर ही बर्मा है, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था बर्मीज वॉर हुई थी। तो वहाँ पे भेजना था नदी समुद्र के, मतलब समुद्र के ऊपर से। तो अब क्या ना, पहले थोड़ा सा एक लोगों में एक कह सकते हैं एक अपने ही धर्म बना रखे थे लोगों ने, एक मनोधर्म, कि अब जाएंगे, अगर समुद्र के ऊपर से जाएंगे तो जो है हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मानते थे लोग पहले। तो अब ये सबको सर सेना भर्ती अधिनियम में क्या कह दिया, समुद्र पार करना पड़ेगा ये सब में, और जो है कंपनी को आदेश का पालन करना पड़ेगा हर हाल में। तो ये सब जो है एक ज़बरदस्ती करने लग गए लोगों के ऊपर ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे लोगों को खुशी नहीं हुई उससे। फिर क्या हुआ, फिर इमीडिएट रीजंस क्या हुआ, तत्काल कारण क्या था कि एक एक इन्होंने का इनकी पहले एक राइफल चलती थी, उसे बोलते थे ब्राउन बेस राइफल। ठीक है, उसकी जगह लोग ले आए एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में रखता था कारतूस, उस कारतूस को मुंह से नोचना पड़ता था, तब वो फायर करता था। ठीक है, मतलब उसको लगाते थे तब उसको फायर करते थे। परंतु प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ तक तो ठीक था, परंतु प्रॉब्लम क्या थी, जब मुंह से लगाते थे तो जो उसके ऊपर का पैकेट लगा हुआ था ना, वो जो था सूअर या गाय की चर्बी से बना हुआ था। तो एक तरीके से लोगों को, जो सिपाही थे, उनको लगा ये हमारा तो धर्म नष्ट कर देंगे इस तरीके से। तो वो जो थे सिपाही, उन्होंने जो था बगावत शुरू कर दी। और यही हुआ यहाँ से। तो जो एकदम इमीडिएट यानी कि तत्काल कारण था वो ये था। बाकी लोगों में गुस्सा तो भरा हुआ था, है ना। कहते हैं ना कि लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, पर कोई ऐसी चीज़ हुई, चिंगारी हुई कि बस आग लग गई, है ना। बारूद रखा हुआ था, चिंगारी का काम इसने कर दिया। फिर क्या हुआ कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या होता है कि लड़ाई जो रेवोल्यूशन, जो क्रांति होती है वो शुरू होती है। तो सबसे पहले जो होता है, ये डेट याद रख लीजिए, 29 मार्च 1857, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, मंगल पांडे ने 34th रेजिमेंट में मेरठ में अपने जो एक सीनियर अफसर था उसको गोली मार दी थी। ठीक है, उसके बाद इनको 8 अप्रैल को जो है इनको फांसी चढ़ा दी जाती है। मंगल पांडे का ये योगदान यहाँ से शुरुआत होती है। अब जब ये होता है तो जितने भी वो होते हैं सैनिक होते हैं, उनको लगता है अरे हम कर सकते हैं, रिवोल्ट मार सकते हैं, है ना। हम नस्ल जो है अंग्रेज़ कोई सुपीरियर नहीं, हमसे कोई बड़े नहीं, हमसे उत्तीर्ण नहीं है, हम वो भी मर सकते हैं। ठीक है, तो उनको मार सकते हैं और उनको दबा सकते हैं, हटा सकते हैं भारत से। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने कैंप में जो होते हैं, जो भी यहाँ पे मेरठ में होते हैं, अपने अपने कैंप में जो विद्रोह कर देते हैं, अंग्रेज़ों को मार देते हैं, जो भी उनके सीनियर होते हैं, और ये लोग दिल्ली की तरफ चल देते हैं। 10 मई 1857 को ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं। बहादुर शाह जफ़र जो द्वितीय होता है उसको शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर देते हैं। और बख्त खान जो होता है, जो इनका सिपह सलार होता है, उसको जो है अपना वो मुख्य नेता बन जाता है दिल्ली के एरिया में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, दिल्ली, बहादुर शाह जफ़र, बख्त खान। और लड़ने कौन आता है यहाँ पे, जॉन निकोलसन और हटसन, ये दोनों आता है, जिसमें जॉन निकोलसन जो होता है वो मारा जाता है। हटसन जो है बाद में जो है दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेता है सितंबर में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और बाद में जब ये लोग कब्जा कर लेते हैं तो इनके बेटे को, यानी कि बहादुर शाह जफ़र को और उनके पोते को, दोनों को जो है गोली मार दी जाती है। और इनको भेज दिया जाता है कहाँ पे, रंगून भेज दिया जाता है। बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया जाता है। मैंने लिखा है BCAJ, बहादुर बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, इनको कहाँ भेजा जाता है, रंगून भेजा जाता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कौन ने विद्रोह करा और कौन सा एरिया था और कौन यहाँ पे ब्रिटिशर था। उसके बाद लखनऊ में क्या होता है, 10 जून को बेगम हजरत महल, इनका नाम महक परी भी है। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये विद्रोह करती हैं, बाद में नेपाल चली जाती हैं।
और जो है दूसरी चीज़ क्या होता है, इनका बेटा होता है बिरिस कादिर। ठीक है, तो बिरिस कादिर को ये नवाब घोषित कर दी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेज जो थे ना एक तरीके से क्या कर रहे थे यहाँ पे, पता है ना, मुगल और अवध नवाब, इनको जो था उपाधियाँ समाप्त कर दी थी। इन्होंने कहा उपाधि उपाधि क्या समाप्त कर दी, हम फिर से राज नवाब बनाएंगे। तो इन्होंने नवाब बना दिया इनको और लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पे हेनरी लॉरेंस को जो था, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि सब्सिडरी अलायंस, जब इसको एनेक्स कर लिया था अवध को, है ना, अवध को अपने काबू में कर लिया था डलहौजी ने कुशासन के नाम देकर। तो यहाँ पे अवध में एक रीजेंट को बिठाया था। रीजेंट मतलब जैसे समझ लीजिए कमांडर है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, सेना का। तो हेनरी लॉरेंस जो था वो यहाँ पे जो था उसको यहाँ बिठाया गया था। इन लोगों ने क्या किया, उसको मार दिया हेनरी लॉरेंस को। ठीक है, हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे मार दिया। और तात्या तोपे जो था, तात्या तोपे ने हैवलॉक को हराया था यहाँ पे लखनऊ में। ठीक है, तो हैवलॉक एक व्यक्ति है, उसको हराया था और हेनरी लॉरेंस को मार दिया गया था। और कोलिन नील को भी यहाँ पे मार दिया जाता है। तो ये देखिए सारे नाम है यहाँ पे। ठीक है, बेगम हजरत महल, आपको एक और नाम याद रखना है बिरिस कादिर, है ना, और तात्या तोपे, ये भी यहाँ पे लड़े थे। ठीक है, कानपुर में भी लड़े थे, यहाँ भी लड़े थे। हेनरी लॉरेंस का नाम याद रखिएगा, इसको मार दिया जाता है। और कैंपबेल जो होता है बाद में आके जो होता है सबकी बेल बजा देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम देखिए याद करने के लिए कह रहे हैं, सब सब सम्मानीय है, पर बस मैं आपको याद करने के लिए करा रहा हूँ। कैंपबेल जो होता है बेल बजाता है, तो जो है सबकी, तो इसलिए जो है यहाँ पे कैंपबेल याद रखना है आपको। और नाना साहेब और तात्या तोपे, आप कानपुर देख लेते हैं। ठीक है, तो कानपुर में क्या होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो होते हैं, आखिरी पेशवा होते हैं बेसिकली, उनका जो बेटा होता है नाना साहेब, जब इनको पेंशन किया गया था ना, मैंने आपको बताया था, तो जो पेशवा बाजीराव थे द्वितीय, उनका बेटा था नाना साहेब। ये भी इनका गोद लिया हुआ पुत्र था। तो इसको ये लोग नहीं मानते हैं, जो ये होते हैं बेसिकली आपके अंग्रेज। तो इनको जो है ये लोग आ जाते हैं कानपुर के पास। ठीक है, बिट्टूर करके एक जगह है शायद, वहाँ पे आ जाते हैं। खैर कानपुर आप याद रखिए। और तात्या तोपे को जो है यहाँ पे तात्या तोपे जो होता है बेसिकली, वो इनका जो होता है सिपे सलार होता है, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं नहीं ठीक है, तात्या तोपे जो होता है इनका सिपे सलार होता है। तो तात्या तोपे लड़ता है और बाद में क्या होता है, यहाँ पे लड़ाई जब लोग हार जाते हैं तो नाना साहिब जो होते हैं नेपाल चले जाते हैं। किसको लेके, अपने साथ इनको लेके, बेगम हजरत महल को। ठीक है, तो लोग नेपाल चले जाते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। फिर झांसी में क्या होता है कि यहाँ पे झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई होती हैं। ग्वालियर में तात्या तोपे से मिलती भी हैं, परंतु क्या होता है ग्वालियर के किले के पास इनकी मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है, मतलब मृत्यु क्या होती है, ये लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है। और बाद में जो है तात्या तोपे को पकड़कर फांसी दे दी जाती है 1800, ये मतलब 1859 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहार में जो है जगदीशपुर एक जगह है, वहाँ पे कौन होते हैं, कुंवर सिंह होते हैं। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में इनकी जगह अमर सिंह आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो कुंवर होते हैं पहले, कुंवारे, और उसके बाद अमर हो जाते हैं। कहाँ पे, बिहार में। बिहार का नाम याद रखिएगा। ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बस मैं आपको याद कराने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, पर ये लोग बहुत सम्मानीय हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। फिर बाद में विलियम टेलर जो होते हैं वो यहाँ पे विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। बाद में विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया। हाँ, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है, इन दोनों ने जो था यहाँ पे विद्रोह दबा दिया था। और फैज़ाबाद जो जगह होती है वहाँ पे कौन होते हैं, मौलवी लियाकत अली। देखिए थोड़े से नाम याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। फैजाबाद में कौन था, मौलवी लियाकत अली थे। इन्होंने एक तरह का फतवा निकाल दिया था। फिर बनारस में कौन था, जनता ने ही विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जुंटा लिखा मैंने, जनता ने ही विद्रोह कर दिया था। और कर्नल नील ने यहाँ पे भी दबाया था। कर्नल नील फैजाबाद में भी थे, यहाँ पे थे, क्योंकि एरिया आसपास है ना फैजाबाद और ये। फिर बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है इनको। और इन्हें खुद को ही नवाब घोषित कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, और कैम्पबेल जो था वहाँ पे पहुँच के उसने, कैम्पबेल ने इनको जो था वहाँ पे अपनी ये सारी की सारी इनकी जितनी भी वो होती है, विद्रोह होता है, उसको दबा देता है कैम्पबेल। फिर खान बहादुर खान आता है यहाँ पे, वो जो होता है उनको, जो खान बहादुर खान होते हैं ना, उनको फांसी दे दी जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल में आपको याद हो जाएगा। राजस्थान में जो है कोटा में यहाँ पे होता है, और जय दयाल और हर दयाल कोटा में लड़ाई करते हैं। और संबलपुर में राजकुमार सुंदरे साय करके एक होते हैं, वो उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह करते हैं। ठीक है, अब एक हम जरा टेबल देख लेते हैं फटाफट। तो बरेली में देखिए खान बहादुर खान था, कैम्पबेल यहाँ पर ही है, कैम्पबेल यहाँ पर भी, कैम्पबेल यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर इलाहाबाद और बनारस में नील है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फैजाबाद में कैम्पबेल है और कर्नल नील दोनों थे। ठीक है, तो यहाँ पे इलाहाबाद और बनारस में कौन है, लियाकत अली है। और फैजाबाद में कौन है, मौलवी अब्दुल्ला है। जगदीशपुर में कौन है, कुंवर सिंह और अमर सिंह, मैंने आपको बताया ना। और मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन दोनों ने लड़ाई करी थी। झांसी का आपको याद है, और कानपुर हुए थे। इतने इंपॉर्टेंट है, इतने याद कर लिए बहुत है।
इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके इसको पूरा जितनी क्रांति थी इसको दबा दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से फेलियर हुआ, यानी कि ये लोग 1857 क्रांति सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पहला था कि जमींदारी और छात्रों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें था ना कोई योजना बना के इन्होंने युद्ध नहीं किया था। दूसरा, कोई भी इनका नेतृत्व करने वाला एक आदमी नहीं था जिसकी बात सुनी जा रही, सब अपने हिसाब से लड़ रहे थे। तीसरी चीज़ क्या थी कि सभी सेना के रैंक जो थे उन्होंने विद्रोह नहीं करता, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरठ का जो रेजिमेंट था उसने किया था और बहुत सारे अवध में थे, परंतु साउथ में जो थे किसी ने नहीं किया। बल्कि साउथ में मद्रास जो रेजिमेंट था वो आके अंग्रेज़ों के साथ ही लड़ा, है ना, इनके अगेंस्ट में। जैसे और पंजाब का रेजिमेंट था वो भी सब इनके अगेंस्ट में लड़ा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो सबने एक साथ साथ नहीं दिया सारी सेना ने। और दूसरा क्या था, इनके पास हथियार भी कम थे और आपसी असहमति भी थी, मतलब कि कुछ ना कुछ लेके कुछ ना कुछ विद्रोह था कि ऐसे नहीं वैसे करेंगे, ये चीज़ नहीं वो चीज़। ठीक है, तो मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो कि झांसी था, याद हो गया ना आपको, कानपुर में तात्या तोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में कौन थी, हजरत महल, है ना, बिजरेस कादिर। और फैज़ाबाद में कौन थे, बरेली में खान बहादुर खान। और मेरठ में जो थे आपके ये सब सैनिक ही थे, मंगल पांडे। और दिल्ली में कौन थे, दिल्ली में आपको मैंने बताया था ना, एक नाम था इनका बख्त खान। ठीक है, ये थे। और फैज़ाबाद में थे आपके मौलवी अब्दुल्ला। तो ये इतना नाम है आपको याद रखना है। तो फैज़ाबाद में कौन थे, मौलवी अब्दुल्ला थे। और उसके बाद यहाँ पे बिहार में आपके कौन थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। तो ये बस इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, और आ जाते हैं अब इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अब पूरी तरीके से इनको जो है अब नियम पूरी तरह से कंप्रे को काम कर देता है। पता नहीं मैंने क्या कर दिया इसको। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या है। पर यहाँ अगर और देख लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, मैं आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। अब इतना बड़ा विद्रोह हुआ है, तो अब अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि जो हमारी नीतियाँ हैं वो सही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी नीतियों को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, और ओके, मैं समझ गया। इन्होंने अपनी नीतियों को जो है ना पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और अब क्या हुआ, इन्होंने इस तरीके से कम जो रूल पहले चल रहा था ना, कंपनी इसको देख रही थी पूरे भारत को। अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उसको पूरे भारत के शासन को अपने अंतर्गत कर लिया। दूसरी चीज़ क्या हुई कि इलाहाबाद में दरबार लगा 1 नवंबर 1998, सॉरी 98, 1900 नहीं है ये, 1898 में। और इलाहाबाद में दरबार लगा और रानी की उद्घोषणा को पढ़ा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो था रानी की उद्घोषणा को पढ़ा गया। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय यहाँ पे वाइस रॉय कौन था भारत का, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग था जब ये हुआ था। ठीक है, तो राज्य सचिव, तो इसमें दो चीज़ें करेगी, ध्यान रखिएगा। एक तो पहला नाम जो गवर्नर जनरल होता था पहले, उसका नाम वाइसरॉय रख दिया गया। और दूसरा क्या था, एक राज्य सचिव की पोस्ट क्रिएट करी गई, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो वो राज्य सचिव बोलते थे उसे। उसमें मतलब इतना ध्यान रखिए, दोनों की पोस्ट क्रिएट करी गई थी। और ये जो था ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट होता है। जैसे अभी कैबिनेट में है ना, वो आपके अलग अलग मंत्री हैं, जैसे कि आपके अमित शाह हैं, ये सारे लोग कैबिनेट कैबिनेट मंत्री हैं ना सब। तो इस तरह की ये भी एक कैबिनेट का मंत्री होता था, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बताते थे। और ये डायरेक्टली जो था रिस्पॉन्सिबल था किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये वहाँ पे जानकारी देता था कि क्या हो रहा है इंडिया में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइसरॉय और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ 1 नवंबर 1858 में। इलाहाबाद के दरबार घोषित किया गया इस तरीके से। और धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अब से ये नीति बनी गई, कोई भी धार्मिक मामले में नहीं हस्तक्षेप करेंगे। विस्तार जो अभी तक कर रहे थे लोग, बढ़ा रहे थे अपने एक्सपेंशन को ब्रिटिश साम्राज्य को, उसको रोक देंगे। जो भी राजा बना हुआ है उसको राजा बनने देंगे, किसी का पुत्र अगर नहीं हुआ तो भी उसको जो है गोद लिए पुत्र को पुत्र मानेंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने किया। और उसके बाद एक पील कमीशन बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पील कमीशन बनाया गया जिसके अंदर बोला गया कि आर्मी जो है अब उसका गठन इस प्रकार से होगा कि उसमें ज़्यादा अंग्रेज सैनिक होंगे ना कि हिंदुस्तानी सैनिक। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो है मुगल जो मुस्लिम्स थे उनके प्रति जो था एक तरीके का सस्पिशन कह सकते हैं ना, एक मन में एक वो आ गया कि ये हमें धोखा दे सकते हैं, तो अंग्रेज़ों के मन में। तो ये भी पॉइंट एक है, अगर आए ऑप्शन में तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब क्या है,
यहाँ तक तो 1857 हो गया, पर इसके बारे में कई लोगों ने किताबें भी लिखी थी। ठीक है, तो आपको कुछ किताबें याद रखनी जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे वीडी सावरकर की किताब याद है ना? फिर अशोक मेहता की 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये याद रखना है। वीडी सावरकर की किताब का नाम एज इट इज़ याद कर लीजिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी और फ्रेडरिक एंजेलिस लिखी थी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और फिर एक था द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसने लिखी थी? आरसी मजूमदार ने लिखी थी। ठीक है, इन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया, सिपॉय म्यूटिनी भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो मजूमदार ने जी जो है इन्होंने ज़्यादा कर दिया इसको। और एक जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो थे वो कार्ल मार्क्स ही रहते थे फर्स्ट, तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे 3 मैंने आपको याद करा दिए, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो था 1857 की क्रांति के बारे में हमने पढ़ लिया, जो है इस तरीके से क्रांति हुई और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने इसको दबाया, उसके बाद किस तरीके से जो है नई नीति आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया, और फिर उसके अंदर अलग अलग घोषणाएं करी गई जिसके बारे में चर्चा कर ली गई। मैंने आपको आज का टारगेट बता दिया है, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिएगा। जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आप इनको एक बार ध्यान रख के पढ़िएगा। इसी तरीके से आप जो है वीडियो देखने का, आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने का, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।